हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो कुछ रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का। ठीक है, तो बताएं, आप लोग ही बताएं, मैं तो हर बार ही बताता हूँ। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था ये बताना है। सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा था। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स भी हमने देखे थे और मैंने आपको ये बताया था ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन बताया था, और क्या बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट किसे बोलते हैं जिसे ऐड करते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं जिसके अंदर ऐड करते हैं, और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, एंड द लास्ट टॉपिक वाज टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा ही कुछ बताया था ना मैंने। राइट डाउन द हेडिंग। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया है, कॉन्सेप्ट लिखो, बाइनरी सॉल्यूशन लिखो, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। टू कंपोनेंट सॉल्यूशन is known as binary solution, is known as binary solution. Two component solution is known as binary solution. ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब वो दो कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, एक सॉल्यूट हो सकता है और एक, वेरी गुड, एक सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है एक, और एक सॉल्वेंट हो सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा? टर्नरी सॉल्यूशन, जब बाइनरी सॉल्यूशन आपके टू कंपोनेंट सॉल्यूशन है तो टर्नरी सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, थ्री कंपोनेंट सॉल्यूशन। थ्री कंपोनेंट सॉल्यूशन इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। थ्री कंपोनेंट सॉल्यूशन थ्री कंपोनेंट सॉल्यूशन इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है जी, आई रिपीट, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, टोटल दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। टर्नरी सॉल्यूशन कैसे बोलोगे आप, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, टोटल तीन कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होगा, दो सॉल्यूट होंगे। आपने सॉल्वेंट को एक रखना है, नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन वेरी। ठीक है ना, चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट टू नंबर ऑफ सॉल्वेंट वन, तो टोटल कितने हो गए, तीन हो गए। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जब बाइनरी सॉल्यूशन आपके टू कंपोनेंट सॉल्यूशन हो गए, टर्नरी सॉल्यूशन आपके थ्री कंपोनेंट सॉल्यूशन हो गए, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, फोर कंपोनेंट सॉल्यूशन। ठीक है, फोर कंपोनेंट सॉल्यूशन फोर कंपोनेंट सॉल्यूशन, अरे बोलो भाई साथ साथ, फोर कंपोनेंट सॉल्यूशन इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, हाँ जी, नंबर ऑफ सॉल्यूट विल बी थ्री और नंबर ऑफ सॉल्वेंट विल बी वन। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना
जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट होंगे वो 1 ही रहेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन वेरी। और हमारे कोर्स में, हमारी सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे कहां से आएंगे? बाइनरी से आएंगे, सारे के सारे बाइनरी से आएंगे। इंपॉर्टेंट, ठीक है। टर्नरी से कोई क्वेश्चन आ जाए तो घबरा मत जाना, डरने वाली कोई बात नहीं है। बट मेजरली क्वेश्चन आपके कहां से होंगे? बाइनरी सॉल्यूशन से होंगे, ठीक है। तो आई रिपीट, बाइनरी सॉल्यूशंस आर 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। नंबर 1, ठीक है, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन वेरी बट नंबर ऑफ सॉल्वेंट विल रिमेन फिक्स्ड, वो एक ही रहेगा, उसको आप नहीं बदल सकते। सॉल्वेंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, सॉल्वेंट को आप नहीं बदल सकते। फिर मैंने क्या बताया आपको? टर्नरी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। तो एक सॉल्वेंट होगा और 2 सॉल्यूट होंगे। और उसके बाद आपको क्या बताया? क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट होंगे? टोटल 4, 3 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। इतना क्लियर हो गया? रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली थी, ठीक है ना। चलो, लास्ट क्लास के अंदर, मतलब लेक्चर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया था, याद आ रहा है? एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिनमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता। इतना क्लियर है? अब फिर से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, हेडिंग डाल लो आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला केस लेते हैं। मान लो आप लोगों ने सॉल्वेंट ले लिया सॉलिड, ठीक है। मान लो आप लोगों ने ले लिया सॉल्वेंट सॉलिड, तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप लोग बोलोगे सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट तो मैंने फिक्स कर दी, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट तो मैंने फिक्स कर दी। सॉल्यूट कहां चला गया? अरे सॉल्वेंट मैंने फिक्स कर दिया सॉलिड, तो सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालोगे। पॉइंट क्लियर है? सॉल्वेंट आप लोगों ने फिक्स कर दिया है, सॉल्वेंट आप लोगों ने फिक्स कर दिया है सॉलिड। अब आप इसमें सॉल्यूट डालोगे, अब आप लोग इसमें सॉल्यूट डालोगे ना। तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस। तो सॉलिड को सॉलिड में डालोगे, पहली पॉसिबिलिटी, पहला सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड को सॉलिड में डालोगे, गैस को, तो कितने टाइप्स बन गए सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर? 3 बन गए। समझ आया ये वाला पॉइंट? अगला देखो जरा, मान लो आपने सॉल्वेंट ले लिया लिक्विड, क्या ले लिया? आवाज नहीं आई, क्या ले लिया? ऐसे सॉल्यूशंस को आप लोग बोलोगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? ठीक है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन। वहां पहुंच रहे हैं अभी, पहले इसको देखो आप। सॉल्वेंट मैंने लिक्विड ले लिया, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूट आप क्या क्या ले सकते हो? अगेन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड को लिक्विड में डालोगे, पहली पॉसिबिलिटी, लिक्विड को लिक्विड में डालोगे, दूसरी पॉसिबिलिटी, गैस को लिक्विड में डालोगे, तीसरी पॉसिबिलिटी। तो इधर कितने सॉल्यूशंस बन गए? इधर कितने बन गए? कितने हो चुके हैं अभी तक? 6 हो गए हैं। थर्ड कैटेगरी है, आपने सॉल्वेंट क्या ले लिया? गैस, ठीक है। आपने सॉल्वेंट क्या ले लिया? गैस। क्या ले लिया? तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है?
सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस। तो सॉलिड को आप गैस में डालोगे 1, लिक्विड को आप गैस में डालोगे 2, गैस को आप गैस में डालोगे 3। तो पिछली स्लाइड के अंदर 6 देख लिए, यहाँ 3 देख लिए, तो टोटल कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए? 9। टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर, नहीं इसको लिखो आप, सॉल्यूशन the basis of ठीक है जी, समझ आया? तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन बताया। बाइनरी सॉल्यूशन था 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। नंबर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, दैट इज 1। सॉल्यूट को आप वेरी करना, ठीक है। फिर क्या बताया? टर्नरी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, तो एक सॉल्वेंट होगा, 2 सॉल्यूट हो जाएंगे। और उसका अगला क्या बताया? क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 सॉल्यूट, 1 सॉल्वेंट। फिर मैंने सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन। बट मैंने सॉल्यूट के बारे में तो अभी कोई बात नहीं करी। तो अगर हम सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे तो इस बेसिस पे टोटल 9 टाइप्स बन जाएगी। कितनी टाइप्स बन जाएगी? 9 टाइप्स बन जाएगी। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, चलो डालो हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक डेफिनेशन तो ये बन सकती है, ठीक है जी। और दूसरी क्या बन सकती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट के अंदर, पहली डेफिनेशन। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के आगे। ये है बीकर ए, ये है बीकर बी। ठीक है, बीकर ए के अंदर हमने 100 ml का वाटर डाल दिया, इनफैक्ट दोनों बीकर में डाला। बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट बोर्ड, यू डोंट हैव टू कैरी सो मच ऑफ द मार्कर्स, है ना। डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेनिफिट है। ठीक है, दोनों में आपने 100 ml का वाटर डाल दिया, इधर भी 100 ml का वाटर हो गया और इधर भी 100 ml का वाटर हो गया। ठीक है जी, समझ आ रहा है? ठीक है, दोनों में 100 ml का वाटर है, ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। ठीक है, अब आपने क्या करा, बीकर ए के अंदर आपने लेट से 50 ग्राम की शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? क्या ऐड कर दी? 50 ग्राम की शुगर ऐड कर दी। भाई जिसे ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
और जिसके अंदर ऐड करते हैं उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बीकर बी के अंदर भी शुगर ऐड करूंगा, बीकर बी के अंदर भी शुगर ऐड करूंगा बट 5 ग्राम, बीकर बी के अंदर भी शुगर ऐड करूंगा बट 5 ग्राम, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ किस बीकर के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में ना। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्या है, अरे बोलो, मजा आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, उन्हें हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये तो ऐसे सॉल्यूशन थे जिन्हें आप लोग टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को ये भी ना बताऊं ना कि बीकर ए में मैंने 50 ग्राम डाला है, बीकर बी में मैंने 5 ग्राम डाला है, बस आपको 2 शुगर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं और आपसे बोलूं आइडेंटिफाई विच सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड विच वन इज डाइल्यूट, आप कुछ नहीं करोगे, उंगली डाली चखा बता दिया, यही करोगे और क्या करोगे, बशर्ते मैं आप लोगों को बता दूं ये शुगर सॉल्यूशन था। बट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये कोई केमिकल है, कोई केमिस्ट्री लैब का कोई सॉल्यूशन उठा के ला दिया जिसमें मैंने केमिकल को ऐड करके सॉल्यूशन बनाया है, तब आप मुझे बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ऐसे तो नहीं कर सकते, करोगे तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाओगे, इनफाइनाइट वाली एक्साइटेड स्टेट में चले जाओगे, है ना। तो इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई विच वन इज कंसंट्रेटेड एंड विच वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट, हाँ बोलो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इतनी देर बाद बोला आप लोगों ने, क्या फोन आ रहा है, फोन पे नहीं दिख रहा, तो मैं यही तो करूं, बड़ी देर बाद बोला आप लोगों ने जब इतना सारा भर दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अगर मैं आपके सामने 2 शुगर सॉल्यूशन रख दूं और आपको बोलूं आइडेंटिफाई विच वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड विच वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आपने कुछ नहीं करना, टेस्ट करके बता दोगे। बट क्या आप केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशन को टेस्ट करके बताओगे कि विच वन इज कंसंट्रेटेड विच वन इज डाइल्यूट? नहीं ना, इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझोगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन को अब बनाओ फिर से मेन हेडिंग, नाउ इट इज विजिबल। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दोगे ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। पर्पल विजिबल था इसकी, पर्पल विजिबल था, पर्पल ही कर लेते हैं, फेवरेट है मेरा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को हम डिवाइड करेंगे ग्रुप ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म में और ग्रुप बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है ना। तो कुछ याद है 11th क्लास का आप लोगों को? हाँ बताओ ना, किस में ग्रुप ए होता था, किस में ग्रुप बी होता था? कुछ तो याद होगा, किस में ग्रुप ए था, किस में ग्रुप बी था। मास, मैं आपको हिंट दे देता हूं, मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी और वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी। ग्रुप ए है ग्रुप बी है ये बताओ? मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।
डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अब आप मुझे ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताओ जिसमें सिर्फ मास इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले मास फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं। वैसे तो मास फ्रैक्शन आप एज सच है नहीं आपके सिलेबस में, बट मास परसेंटेज निकालने के लिए मास फ्रैक्शन निकालना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो पहला हो गया मास फ्रैक्शन, दूसरा हो गया मास परसेंटेज, कहीं उल्टा ना लिख दिया हो मैंने, तीसरा क्या लिखे, मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गया, और क्या हो सकता है, पार्ट्स पर मिलियन, बिल्कुल ठीक, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम बोलते हैं। और क्या हो सकता है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आ जाएगा आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, और बताओ मोलैरिटी, वेरी गुड, और बताओ नॉर्मैलिटी, और कुछ बचा, एक और, एक याद आ गया, वेट बाय, मोल फ्रैक्शन वहां आएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इधर आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी में कर दिया है। ग्रुप ए बेसिकली वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम होता है, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम होता है। और ग्रुप बी रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें सिर्फ मास होता है, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, मोल फ्रैक्शन। ग्रुप ए वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है आप लोगों से कि क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं करती, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं करती। ग्रुप ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वेरी गुड। तो यहां लिख देता हूं टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना, जो ग्रुप ए की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो ग्रुप बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि समर्स हैज़ बीन स्टार्टेड, गर्मियाँ आना शुरू हो चुकी है, एसी भी चलना शुरू हो गया है। ठीक है ना, आप लोग बाहर से जब सेंटर में क्लासेस लेने आते हो तो बाहर तो गर्मी है भाई अच्छी खासी, यहाँ आके थोड़ा ठंडक मिलती है, कूलिंग इफेक्ट आपको मिलता है, नॉट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, एसी की वजह से मिलता है। ठीक है, तो जैसे आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जोन में एंटर करते हो तो क्या आपका मास बदल जाता है, नहीं ना। तभी मासेस क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मास रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ठीक, अब आ जाओ वॉल्यूम वाले फैक्टर पे। ये तो सिंपल सा है, आपने एक बीकर के अंदर 100 ml डिस्टिल वाटर रखा, टेम्परेचर को राइज करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। टेम्परेचर को राइज करना शुरू करोगे तो वाटर बॉईल करने लग जाएगा, वाटर बॉईल करने लगेगा तो वाटर का वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लग जाएगा, यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगी वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है जी, आगे बढ़े, पक्का। चलो जी, अब आप डालो हेडिंग, पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ो, पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म हेडिंग डालो वॉल्यूम फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन याद है, ठीक है ना। वीए किसको बोलते हैं,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वीबी किसे बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको अभी आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे कोर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कहां से आएंगे? बाइनरी सॉल्यूशन से आएंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताना? हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? VA प्लस VB। क्लियर है? अब जरा पॉइंट को ध्यान से समझना। वॉल्यूम फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, मेरे पॉइंट को ध्यान समझना। मैं अभी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ, चलो ध्यान लिख लेता हूं पहले। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सुनना जरा ध्यान से। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालोगे भाई? सॉल्यूट का वॉल्यूम आप ऊपर रख दो, टोटल वॉल्यूम नीचे रख दो। भाई मेरे पास 1000 का नोट था, मैंने आपको 500 रुपये पकड़ा दिए, तो आप मुझे इस बात को फ्रैक्शन बता दो कि मैंने अपने 1000 का कितना फ्रैक्शन आपको पकड़ा दिया। तो 500 का आप ऊपर रखोगे, 1000 को नीचे रखोगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसी तरीके से वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में आप लोग बात करो तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपने ऊपर रखना है और टोटल वॉल्यूम नीचे रखना है। ठीक है, फिलहाल 2 कंपोनेंट है, मान लो 3 होते तो क्या करते आप लोग? VA प्लस VB प्लस VC। कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है जी, पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लियर हो गई है। मुझे आप ये बताओ, क्या इसकी कोई यूनिट होगी? वॉल्यूम फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी? कोई यूनिट नहीं होगी। अरे आप ऊपर ml में ले लो, नीचे भी ml में ले लो, ml कैंसिल, ml प्लस ml कोई ml का स्क्वायर थोड़ी ना हो जाता है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, लिख लो, इट हैज नो यूनिट। ठीक है, चलो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मैं फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करूं परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर मुझे वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कुछ मत करो, वॉल्यूम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप लोगों को वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, तो आपने क्या करना है? वॉल्यूम फ्रैक्शन लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लो, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? VB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? आगे देखो, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है? VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तारो। तो 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने देख ली है, वॉल्यूम फ्रैक्शन देख लिया है, वॉल्यूम परसेंटेज देख लिया है। वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का देखा है, वॉल्यूम परसेंटेज भी हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का देखा है। ठीक है जी,
अभी तो कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े। डेफिनेशन लिखो वॉल्यूम परसेंटेज की। ठीक है, विजिबल। डेफिनेशन ऑफ, नहीं इससे पहले आप रिप्रेजेंटेशन देखो आप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को V बाई V से डिनोट करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाला V तो सॉल्यूशन के लिए होगा, ऊपर वाला V सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है। ठीक है, तो इट कैन बी सॉल्यूट और अबे सॉल्वेंट। ठीक है, ऊपर वाला V सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए हो सकता है, नीचे वाला V सॉल्यूशन के लिए होगा। और क्योंकि परसेंटेज है तो V बाई V साथ में परसेंटेज लिखा होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? अब लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ solute in ml present in 100 ml of the solution। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तारो फटाफट से। वॉल्यूम फ्रैक्शन हमने देख लिया, वॉल्यूम परसेंटेज हमने देख लिया, वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन भी बता दी मैंने आप लोगों को। एक एग्जांपल समझते हैं इसका। 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, एक मिनट इसको और अच्छे से लिखते हैं। बाय वॉल्यूम, चलो बाय वॉल्यूम। या तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन होगा या कैसे मेंशन कर रखा होगा आप लोगों को, 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बाय V बाय V, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा होगा ना, आपने आंख बंद करके लिख देना है लेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ml। आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml लेट कर देना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा होगा तो आपने क्या करना है, लेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ml। जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, 10 ml। ठीक है, तो अब इतना बड़ा नहीं लिखूंगा मैं, VB इज इक्वल टू 10 ml। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट मेंशन नहीं कर रखा होगा तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। यानी कि एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। एसिटिक एसिड को आपने वाटर में डाला, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने 100 ml ले लिया। 100 ml का 10% इज 10 ml, यानी कि एसिटिक एसिड कितना है, 10 ml है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 90 ml। ठीक है जी, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, एक कंसंट्रेशन टर्म और समझते हैं, बाकी संडे को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस भी और आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स।
नेक्स्ट इज मोलैरिटी। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। ठीक है जी, तो लिखते हैं मोलैरिटी में बी डिफाइंड molarity may be defined as the amount of solute, सॉरी आदत हो रखी है ना डस्ट ढूंढने की। मोलैरिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of the solution। ठीक है जी, मोलैरिटी में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर, सुनो, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है उसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। आप लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मान लो क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो V, ये वाला V ml में है, डिवाइडेड बाय 1000 ताकि लीटर में हो जाए। ठीक है ना, आगे बढ़े तो WB अपॉन MB 1000 अपॉन V, ये वाला V ml में है, अगर ये वाला V लीटर में होगा ऑटोमेटिकली ऊपर से 1000 चला जाएगा। ठीक है जी, यूनिट क्या बनेगी? यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या बनेगी? अरे बोलो ना, मोल पर लीटर, कैपिटल M और मोलर। ठीक है जी, तो एक बारी समराइज कर लेते हैं आज क्या क्या देखा है। ठीक है, सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन देखा। बाइनरी सॉल्यूशन इज अ 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन, जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। नंबर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज 1, सॉल्यूट कैन वेरी। उसके बाद बताया टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट 2 होंगे। ठीक है, हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन से क्वेश्चन उठ कर आएंगे। उसके बाद देखा क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्वाटनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट क्या होता है? 3, सॉल्वेंट क्या होता है? 1। ठीक है, फिर बताया मैंने आपको सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉलिड सॉल्वेंट होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल है, तो वहाँ पे 3 कैटेगरी बन जाएगी सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी 3 कैटेगरी बन जाएगी, सिमिलर वे गैस के अंदर भी 3 बन जाएगी, टोटल हो जाएंगे 9। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करी। कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलता है? फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट के अंदर या फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। फिर मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को ग्रुप ए ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है और वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें अगर मैं एडिशन करूं थोड़ा सा, वॉल्यूम परसेंटेज इज परसेंटेज V by V, विजिबल,
एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज परसेंटेज W बाय V। अगर मैं एक एडिशन करूं, मास परसेंटेज इज बेसिकली परसेंटेज W बाय W, ठीक है ना। फिर ग्रुप बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखी, जो मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम भी बोलते हैं। वैसे एक और बात बता देता हूं, पार्ट्स पर बिलियन पार्ट्स भी होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन पार्ट्स भी होता है, तो पीपीबी, पीपीटी, बट वो आप एंट्रेंस में देखोगे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। और मोल फ्रैक्शन। फिर हमने वॉल्यूम फ्रैक्शन देखा। वॉल्यूम फ्रैक्शन इज नथिंग, आपको क्या बताता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज को V बाई V से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या बता दी, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, ठीक है। क्या कहाँ थे हम, भटक गए। डेफिनेशन, 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। एग्जाम्पल कंसीडर करा है, मोलैरिटी बताइए। मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट क्या बताइए मैंने आपको, मोल पर लीटर या कैपिटल M या मोल, ठीक है जी। तो आज हम यहीं क्लास रोकते हैं, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।